क्या होगा जब मैं ये महसूस करूं कि अजीब कारणों से मेरा शरीर हर दिन थोड़ा थोड़ा छोटा होता जा रहा है और धीरे धीरे हालत ये हो जाती है कि मैं सिकुड़ते सिकुड़ते सिर्फ एक मटर के दाने जितना रह जाता हूँ। अब ये सब मेरे साथ कैसे शुरू हुआ और इतना छोटा हो जाने के बाद मैं इस दुनिया में कैसे सरवाइव करूंगा, क्योंकि इंसान का साइज छोटा होते ही यही नॉर्मल दुनिया अचानक बेहद खतरनाक बन जाती है। यही कहानी हमें शुरू से समझनी होगी। ये कहानी 2026 की लेटेस्ट साइफाई एडवेंचर मूवी द श्रिंकिंग मैन की है और इसकी शुरुआत मेरी जिंदगी से होती है, जहां मैं अपनी पत्नी एलिस और अपनी इकलौती बेटी मिया के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा था। हमारे घर में टोफू नाम की एक पालतू बिल्ली भी थी जो थोड़ी ज्यादा अग्रेसिव थी, लेकिन फिर भी वो हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा थी। एक दिन मैं नदी में नहाने गया हुआ था और तभी अचानक मेरी नजर आसमान की तरफ गई, जहां बादलों के बीच अजीब तरह से एक पोर्टल जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा था। उस पल मुझे यह एहसास हुआ कि इस विशाल यूनिवर्स के सामने हम इंसान कितने छोटे हैं। हालांकि उस समय मैंने उस अजीब नजारे को बस एक अजीब घटना समझकर नजरअंदाज कर दिया। घर लौटने के बाद मुझे पता चला कि हमारे बेसमेंट में पानी की सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए मैं तुरंत नीचे जाकर पाइप की लीकेज ठीक करने लगा। उसी समय मिया भी वहीं खेल रही थी और उसने मुझसे कहा कि उनके फिश टैंक में सिर्फ एक ही मछली बची है, इसलिए हमें उसमें और मछलियां लानी चाहिए। मैंने उसे समझाया कि हमारी पालतू बिल्ली टोफू पहले ही कई मछलियां खा चुकी है, इसलिए अभी सबसे जरूरी यही है कि इस एक बची हुई मछली को ही सेफ रखा जाए। इसी बीच मिया ने मुझे यह भी दिखाया कि बेसमेंट में एक मकड़ी ने अपना जाल बना लिया है और उसने कहा कि मैं उस जाले को तोड़कर मकड़ी को मार दूं, लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि मुझे हमेशा से अपने से छोटे जीवों जैसे मकड़ियों, चूहों और मक्खियों के लिए एक अलग ही लगाव महसूस होता था। मेरे हिसाब से हमसे बहुत छोटे होने की वजह से ये जीव उसी दुनिया को हमसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता था कि मेरे हाथों किसी छोटे जीव की जान न जाए। मैंने मिया से कहा कि यह तो बस एक छोटी सी मकड़ी है और इससे हमें क्या ही खतरा होगा, इसलिए इसे ऐसे ही रहने देना बेहतर है। मेरी जिंदगी में प्यार की कभी कमी नहीं रही क्योंकि एलिस मेरा पहला प्यार थी और मिया जैसी बेटी होने के बाद मुझे लगता था कि मेरी फैमिली पूरी हो चुकी है। लेकिन फिर 5 मई की सुबह जब मैं सोकर उठा तो मुझे अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि बाथरूम में खड़े होकर मुझे लगा कि शावर पहले से ज्यादा ऊपर लग रहा है। साथ ही जो शर्ट्स मुझे पहले बिल्कुल फिट आती थी वे भी आज थोड़ी लंबी लग रही थी। हालांकि उस समय मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन सिर्फ 2 दिन के अंदर ही मेरे लगभग सारे कपड़े जरूरत से ज्यादा लंबे लगने लगे। और ये देखकर एलिस ने भी मुझसे पूछा कि क्या मैं अपना वजन कम कर रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि अगर मैं थोड़ा वजन घटा भी लूं तो भी कपड़ों का साइज इतना नहीं बदलता, इसलिए जरूर मेरी बॉडी में कोई अजीब सी प्रॉब्लम हो रही है। इसी वजह से मैंने उसी दिन पास के डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाने का फैसला किया ताकि पता चल सके कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। जांच के दौरान बाकी सब कुछ नॉर्मल निकला, लेकिन मेरी हाइट सिर्फ 176 सेंटीमीटर मापी गई, जबकि मुझे पूरा यकीन था कि मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है। यानी मैं 4 सेंटीमीटर छोटा हो चुका था और ये बात सुनकर मैं खुद भी हैरान रह गया क्योंकि ये कैसे संभव हो सकता था। डॉक्टर के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था क्योंकि मेरी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ दिन इंतजार करने की सलाह दी। लेकिन मेरे लिए इंतजार करना आसान नहीं था क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ मुझे साफ महसूस होने लगा कि मेरा साइज सच में घटता जा रहा है। अब हालत ये हो गई थी कि मेरा हेलमेट भी मुझे ठीक से फिट नहीं आता था और मैं रातों को जागकर बस यही सोचता रहता था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे बार बार उसी दिन का ख्याल आता जब मैंने आसमान में वो अजीब सा क्लाउड पोर्टल देखा था और उसी समय मैंने सोचा था कि हम इंसान यूनिवर्स के सामने कितने छोटे हैं। तभी मेरे दिमाग में यह शक भी आने लगा कि कहीं वही अजीब सा क्लाउड फिनोमेनॉन इस पूरी घटना के पीछे की वजह तो नहीं है। इसी सोच में परेशान रहते 20 मई का दिन आ गया और अब हालत ये हो चुकी थी कि बाथरूम का शावर मुझे बहुत ज्यादा ऊपर दिखाई देने लगा था। मेरी उंगलियां छोटी हो चुकी थी और इसी वजह से मेरी शादी की अंगूठी भी उंगली से निकलकर गिर गई। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो एलिस मुझे देखकर हैरान रह गई क्योंकि अब मेरी हाइट उससे भी कम हो चुकी थी। ये देखकर हम दोनों डर गए और तुरंत फैसला किया कि हमें किसी बड़े और एडवांस्ड हॉस्पिटल में जाकर इसका असली कारण पता लगाना होगा। उस हाईटेक हॉस्पिटल में मेरी बॉडी के लगभग हर हिस्से के टेस्ट किए गए और डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की कि इस अजीब कंडीशन का कारण ढूंढा जा सके, लेकिन आखिर में उन्होंने यही बताया कि मेरी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है क्योंकि मेरे सारे ऑर्गन्स अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है। असल में मेरी पूरी बॉडी ही हर दिन प्रोपोर्शन में छोटी होती जा रही थी, यानी मेरा हर ऑर्गन भी उसी हिसाब से छोटा हो रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि मेडिकल साइंस के पास भी इस कंडीशन का कोई जवाब नहीं था और डॉक्टर भी पूरी तरह कंफ्यूज थे। मैं कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा ताकि डॉक्टर मुझ पर और टेस्ट कर सकें और शायद किसी तरह इसका कारण समझ सकें, लेकिन लगभग 2 हफ्ते बीत जाने के बाद मुझे साफ समझ आ गया कि
साइंस के पास भी मेरी इस हालत का कोई हल नहीं है। धीरे धीरे मुझे यह भी महसूस होने लगा कि अब डॉक्टर मेरे इलाज से ज्यादा मुझ पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगे हैं। इसीलिए एक रात मैंने चुपचाप हॉस्पिटल छोड़ दिया और सीधे अपने घर वापस आ गया। मैंने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि अगर मुझे हर हाल में छोटा ही होते जाना है तो अपने आखिरी समय हॉस्पिटल में नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ बिताना ज्यादा बेहतर होगा। और उस समय मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे मेरी जिंदगी में जो होने वाला है वो मेरी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। आने वाले कुछ ही हफ्तों में मैं लगातार छोटा होता गया और हालत ये हो गई कि मेरा साइज अब एक डॉल के बराबर रह गया था, जिसे देखकर खुद एलिस को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। अब मैं डॉक्टरों के पास भी जाना बंद कर चुका था, इसलिए मदद मिलने का कोई रास्ता भी नहीं बचा था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि हमारी पालतू बिल्ली टोफू अब मुझे अपने से छोटा देखकर मुझ पर हमला भी कर सकती थी। इसी वजह से एलिस ने टोफू को कमरे से बाहर निकाल दिया ताकि वह मुझ पर हमला न कर सके। लेकिन इसके बावजूद मेरा छोटा होना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि मेरा साइज एक मोबाइल फोन जितना रह गया और अब मुझे अपने ही घर की चीजें विशाल लगने लगी थी। एक दिन मैंने देखा कि कुछ लोग हमारा घर खरीदने के लिए उसे देखने आ रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी से छिप गया ताकि वे मुझे देखकर डर न जाएं। लेकिन अंदर से मैं बेहद गुस्से में था क्योंकि एलिस मेरी मर्जी के खिलाफ हमारा घर बेच रही थी। उन लोगों के जाने के बाद मैंने एलिस से नाराज होकर कहा कि ये वही घर है जो हमने शादी के बाद लिया था और यही हमारी बेटी मिया पैदा हुई थी। इस घर से हमारी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो इसे बेचने के बारे में सोच भी कैसे सकती है। तभी एलिस ने मुझे याद दिलाया कि मेरी इस हालत की वजह से मुझे जॉब छोड़े कई महीने हो चुके हैं और अब वो अकेले मियाँ और अपना खर्च भी मुश्किल से उठा पा रही है। इसीलिए मजबूरी में उसे ये घर बेचना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं गुस्से में कहता हूँ कि मैं कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा जिससे मैं फिर से पहले जैसा हो सकूं और सब कुछ ठीक कर दूं। लेकिन एलिस भी गुस्से में चिल्लाकर कहती है कि मैं अब कभी ठीक नहीं होने वाला और एक दिन छोटा होते होते पूरी तरह गायब ही हो जाऊंगा। इसी बहस के दौरान मैं इतना छोटा हो चुका था कि एलिस की तेज आवाज की कंपन से ही मैं नीचे गिरने वाला था। ये देखकर एलिस डर गई और तुरंत कमरे से बाहर चली गई। अब मेरी बेटी मिया को भी मैं काफी अजीब लगने लगा था क्योंकि उसका पिता अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। इसलिए आने वाले दिनों में मैं उसे खुश करने के लिए उसके डॉल हाउस में रहने लगा ताकि वह मुझे एक डॉल समझकर ही सही लेकिन मेरे साथ खेल सके। मैंने सोचा कि अगर वो मुझे खिलौना समझकर भी अपने पास रखेगी तो कम से कम मैं उसके साथ कुछ समय तो बिता पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे छोटा होते जाने की वजह से अब नॉर्मल इंसानों की आवाजें भी मेरे कानों के लिए बहुत तेज और असहनीय होने लगी थी। एक रात मैं मायूस होकर एलिस के पास जाकर सो गया क्योंकि अब मेरा साइज उसकी उंगलियों जितना छोटा रह गया था। हर गुजरते दिन के साथ मुझे महसूस होने लगा कि मेरी अपनी ही फैमिली में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची है। एलिस और मिया धीरे धीरे मेरे बिना ही रहने की आदत डालने लगी थी और मैं बस उन्हें दूर से देखता रह जाता था। मुझे समझ आने लगा कि मैं अब उनकी जिंदगी का हिस्सा कम और एक अजीब सी समस्या ज्यादा बन चुका हूँ। फिर एक दिन जब मैं घर में अकेला था और बस समय बिताने की कोशिश कर रहा था तभी हमारी पालतू बिल्ली टोफू किसी तरह कमरे के अंदर आ गई। उसे देखकर मैं डर गया और भागते हुए एक पिन पर गिर पड़ा जिससे मुझे चोट लग गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे लिए एक छोटी सी पिन भी कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन उस समय सबसे जरूरी था कि मैं टोफू से किसी तरह बचकर निकल जाऊं क्योंकि वह अब मुझे अपने शिकार की तरह देख रही थी। अपनी सुरक्षा के लिए मैंने एक पिन उठाई और टोफू से दूर भागने लगा ताकि जरूरत पड़ने पर उससे बचाव कर सकूं। मैंने उसे डॉल हाउस के अंदर भटकाने की कोशिश भी की लेकिन अब वो साइज में मुझसे कई गुना बड़ी हो चुकी थी। इसलिए मैं जल्दी से दरवाजे के नीचे की जगह से निकलकर बेसमेंट की तरफ भाग गया ताकि उससे बच सकूं। लेकिन उसी दौरान टोफू का एक पंजा मुझसे टकराया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया। अब मेरे लिए सीढ़ियों की ये छोटी सी ऊंचाई भी बेहद खतरनाक हो चुकी थी और गिरते हुए मुझे लगा कि शायद अब मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन किस्मत से मैं नीचे रखे कचरे के डिब्बे में गिर गया और वहीं बेहोश हो गया। उधर ऊपर कमरे में एलिस आई और उसने देखा कि मेरी खून से सनी शर्ट जमीन पर पड़ी हुई है। ये देखकर उसे लगा कि शायद टोफू ने मुझे मारकर खा लिया है। दूसरी तरफ बेसमेंट में होश आने पर मैं एलिस का नाम चिल्लाने लगा ताकि वो मुझे इस डिब्बे से बाहर निकाल सके। एलिस बेसमेंट तक आई भी लेकिन तब तक मैं इतना छोटा हो चुका था कि वो मुझे देख नहीं पा रही थी और मेरी आवाज भी उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। तभी एलिस की नजर टोफू पर पड़ी और वह उसके पीछे भागने लगी क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि टोफू ने मुझे खा लिया है। उसके मन में यही बात बैठ गई कि अब मैं मर चुका हूँ, जबकि मैं वहीं कचरे के बीच गुस्से में चीजें इधर उधर फेंकते हुए बैठा था और आखिरकार थककर वहीं सो गया। रात होते होते मुझे समझ आ गया कि मेरे परिवार ने मुझे मरा हुआ मान लिया है और अब मुझे अपनी जिंदगी खुद ही संभालनी होगी। सबसे पहले मैंने कचरे के टुकड़ों से अपने लिए कपड़े बनाए ताकि खुद को ढक सकूं। फिर किस्मत से मुझे उस डिब्बे में एक छोटा सा छेद मिल गया जिससे मैं बाहर निकल सका। अब अपनी सुरक्षा के लिए मैंने फिर से वही पिन उठाई और सावधानी से आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक मुझे अपने पास से किसी के गुजरने की हल्की सी आहट सुनाई दी। अब मैं इतना छोटा हो चुका था कि यहाँ मौजूद कीड़े भी मुझसे बड़े लगने लगे थे। डरकर मैं तुरंत वाटर हीटर के ऊपर पहुंच गया ताकि खुद को सुरक्षित रख सकूं। वहीं बैठकर मुझे यह एहसास भी हुआ कि शायद अब मैं कभी इस बेसमेंट से बाहर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ऊपर रोशनदान पर मच्छरों वाली जाली लगी हुई थी जिसे पार करना
करना मेरे लिए नामुमकिन था। प्यास लगने पर मैंने उसी लीकिंग पाइप से पानी पीना शुरू किया। फिर क्योंकि गिरने से मेरे पेट पर चोट आई थी, इसलिए मैंने नहाकर अपने घाव साफ किए ताकि उनमें इन्फेक्शन न फैले। आखिर में हीटर की गर्माहट की वजह से वहीं बैठते बैठते मुझे नींद आ गई और अब मेरी जिंदगी का असली सर्वाइवल यहीं इस बेसमेंट में शुरू होने वाला था। अगली सुबह मेरी आंख मेरी बेटी मिया की आवाज से खुलती है, क्योंकि वह शायद बाहर से मेरा नाम पुकार रही थी। उसने कल से मुझे नहीं देखा था, इसलिए वह बार बार मुझे ढूंढ रही थी। मैं भी भागकर चिल्लाने लगा, लेकिन अब मेरे सामने खड़ी सीढ़ियां इतनी विशाल हो चुकी थीं कि मैं चाहकर भी उन पर चढ़ नहीं सकता था। तभी मुझे एलिस की आवाज सुनाई दी, जो मिया से कह रही थी कि उसका पिता अब कभी वापस नहीं आने वाला, क्योंकि वो मर चुका है। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मेरा परिवार मुझे मरा हुआ मान चुका था और मैं यहाँ सिर्फ रोने और चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। अब मेरी आवाज इतनी छोटी हो चुकी थी कि किसी तक पहुंच ही नहीं सकती थी और मैं बस बेबस होकर सब सुन रहा था। कुछ देर बाद मुझे पता चला कि एलिस और मिया ये घर बेचकर अपनी कार में बैठकर हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हैं। ये सुनकर मुझे समझ आ गया कि अब मैं इस बेसमेंट में पूरी तरह अकेला फंस चुका हूँ। फिर भी मैंने फर्श पर चौक से अपना नाम लिख दिया, ताकि अगर कभी एलिस या मिया यहाँ आए तो उन्हें पता चल सके कि मैं अब भी जिंदा हूँ। अब सबसे जरूरी था कि मैं अपने लिए खाना ढूंढूं और इसके लिए मेरे पास एक आइडिया था। मैं अलमारी के पीछे उस जगह गया जहाँ कुछ महीनों पहले मैंने खुद एक ट्रैप में चीज का टुकड़ा रखा था। वहां पहुंचकर मैंने जल्दी से चींटियों को भगाया और ट्रैप बंद करके सारा चीज अपने पास ले लिया। मेरे छोटे साइज की वजह से यही छोटा सा टुकड़ा मेरे लिए कई दिनों का खाना बन सकता था। लेकिन तभी मेरी नजर पास में घूमती उसी मकड़ी पर पड़ी जो मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी पिन को जमीन पर बजाकर उसे डराया और वो फिलहाल वहां से दूर चली गई। अब मुझे सोने के लिए ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां मकड़ी और दूसरे कीड़े मेरे सोते समय मुझ पर हमला न कर सके। लेकिन जब मैंने एक पेपर बॉक्स खोलने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं बची कि मैं अपनी पिन से उसे खोल सकूं। तब मैंने दिमाग लगाया और एक गीले कपड़े से उस पेपर बॉक्स को भिगो दिया ताकि वह नरम हो जाए। इसके बाद मैं आसानी से अपनी पिन की मदद से उसमें घुस गया और अंदर जाकर मैच बॉक्स के ऊपर सो गया, क्योंकि फिलहाल वही जगह सबसे सुरक्षित थी। अगली सुबह मेरी नींद ऊपर से आती कुछ आवाजों से खुलती है। मैं जल्दी से पेपर क्लिप से एक लोहे की कील बजाने लगता हूँ, ताकि अगर एलिस सामान लेने आई हो तो वो मेरी आवाज सुन सके। लेकिन ऊपर आए लोग सामान पैक करने वाले थे, जिन्हें शायद एलिस ने ही भेजा था। ये देखकर मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई कि मैं अपनी पत्नी और बेटी से फिर कभी मिल पाऊंगा। निराश होकर मैं बेसमेंट में रखी एक बोतल से थोड़ा ड्रिंक पी लेता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि ये बोतल मेरे लिए इतनी बड़ी है कि शायद मैं इसे पूरी जिंदगी भी पीऊं तो खत्म नहीं होगी। तभी मेरी नजर फिश टैंक के पास उसी मकड़ी पर पड़ी और नशे में होने की वजह से मैं उसे अपनी पिन से डराने चला गया। लेकिन अब मेरा साइज इतना छोटा हो चुका था कि मकड़ी ने मुझे मारकर सीधे पानी में गिरा दिया। अब मुझे पानी के अंदर छिपकर इंतजार करना पड़ा कि वो मकड़ी ऊपर से हटे, तभी मैं बाहर निकल सकता हूँ। यही वही मकड़ी थी जिसे कहानी की शुरुआत में मैंने मियाँ के कहने पर भी मारने से मना कर दिया था। मैंने तब कहा था कि एक छोटी सी मकड़ी हमारा क्या बिगाड़ सकती है, लेकिन अब वही छोटी सी मकड़ी मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। कुछ देर बाद मैं पानी से बाहर निकला और समझ गया कि पूरे बेसमेंट में बस यही एक मकड़ी है। अगर मैं किसी तरह इसे खत्म कर दूं तो शायद यहाँ मेरी जिंदगी थोड़ी सुरक्षित हो सकती है। इसलिए मैं चारा बनाकर उस मकड़ी को मारने निकल पड़ा। लेकिन मेरे छोटे साइज की वजह से मैं उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया और वह उल्टा मेरा पीछा करने लगी। कुछ ही देर में वह मुझे चारों तरफ से घेर चुकी थी और लगभग मेरे ऊपर चढ़कर मुझे मारने वाली थी। लेकिन तभी मुझे कुछ लकड़ी के टुकड़े मिल गए और मैंने उन्हें उसकी आंखों में घुसा दिया, जिससे वह पीछे हट गई। मैं पानी में भीग जाने की वजह से बुरी तरह कांप रहा था, इसलिए मैंने माचिस से कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार आग जला ली। फिर मैंने कचरे के टुकड़ों में थोड़ी आग लगाकर खुद को सुखाया। बैठे बैठे मैं सोचने लगा कि पिछले कुछ महीनों में मेरी जिंदगी कितनी बदल चुकी है। कभी मैं बहुत खुश था और मेरे पास सब कुछ था, लेकिन फिर किसी अजीब वजह से मैं हर दिन छोटा होता गया और अब मुझे हर पल बचकर जीना पड़ रहा है। मेरी पत्नी और बेटी मुझे मरा हुआ मान चुकी है और शायद अब मैं उन्हें कभी देख भी नहीं पाऊंगा। इसके बावजूद मुझे अब इसी बेसमेंट में अपने तरीके से जीना सीखना होगा। कई दिन इसी तरह गुजर गए और धीरे धीरे मुझे इस जगह की आदत भी होने लगी। लेकिन एक दिन आखिरकार एक आदमी बेसमेंट में आ गया। मैं जोर जोर से चिल्लाकर उसका ध्यान खींचने लगा, लेकिन अब मैं इतना छोटा हो चुका था कि उसके कदमों की आवाज ही मेरे कानों को फाड़ रही थी और मेरी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं सकती थी। छिपकर देखने पर मुझे पता चला कि वो आदमी यहाँ सिर्फ फिश टैंक से मछली लेने आया है। अब तो मेरी आखिरी दोस्त भी मुझसे दूर जा चुकी थी और मैं इस बेसमेंट में पूरी तरह अकेला रह गया था। आने वाले दिनों में हाल ये हो गया कि एक साधारण मस्कीटो भी मुझे विशाल लगने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि अब शायद मैं रोशनदान की जाली से बाहर निकल सकता हूँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले ऊपर चढ़ना था, इसलिए मैंने फर्नीचर की लकड़ी पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। इसमें मुझे कई घंटे लगे, लेकिन आखिरकार मैं अलमारी के ऊपर पहुंच ही गया। वहां से मैंने दीवार पर छलांग लगाई और
किसी तरह ये कदम भी पूरा हो गया। अब मुझे बस दीवार के छेद से होकर उस रोशनदान तक पहुंचना था, लेकिन रास्ते में मुझे उसी मकड़ी का जाला दिखाई दिया। मैं सावधानी से आगे बढ़ने लगा ताकि उसकी नजर मुझ पर न पड़े। दुर्भाग्य से मेरे कदमों की हल्की कंपन से ही मकड़ी ने मुझे महसूस कर लिया और वह मेरी तरफ दौड़ पड़ी। मुझे लगा अब शायद मैं बच नहीं पाऊंगा और यही मेरा अंत है। मैं चुपचाप खड़ा होकर अपनी मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन उसी समय एक दूसरा इंसेक्ट जाल में फंस गया और मकड़ी उसे खाने के लिए दूसरी तरफ चली गई। मौका मिलते ही मैं पूरी ताकत से दौड़कर आखिरकार उस रोशनदान की जाली तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी जाली के छेद से थोड़ा बड़ा हूं, इसलिए बाहर नहीं निकल सकता। चूंकि मेरा साइज हर दिन और छोटा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आज यहीं सो जाता हूँ। शायद अगली सुबह तक मैं इतना छोटा हो जाऊं कि इस जाली से निकल सकूं। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कुछ चींटियां मेरे पैरों को काटने की कोशिश कर रही थी। उसी समय वही मकड़ी आ गई और उसने उन चींटियों पर हमला करना शुरू कर दिया। मैंने महसूस किया कि अब मैं पहले से भी छोटा हो चुका हूँ। इसका मतलब था कि अब मैं उस जाली के छेद से बाहर निकल सकता हूँ। मौका देखते ही मैं मकड़ी से बचते हुए आखिरकार उस जाली से बाहर निकल गया। एक पल के लिए पीछे मुड़कर मैंने उस मकड़ी को देखा और सोचा कि क्या अब वो भी मेरी तरह अकेली रह जाएगी। फिर मैं नीचे अपने लॉन की तरफ उतरने लगा, लेकिन अब मेरे इतने छोटे होने से घास का हर तिनका मुझे किसी विशाल जंगल जैसा लग रहा था। घास पर जमी ओस की बूंदें भी मुझे पानी से भरे बड़े ड्रम जैसी दिखाई दे रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये सब बेहद खूबसूरत है। एक सामान्य साइज का इंसान शायद प्रकृति की यह सुंदरता कभी देख ही नहीं पाता, लेकिन मुझे ये सब देखने और महसूस करने का मौका मिल रहा था। हालांकि इसका मतलब यह भी था कि शायद अब मैं कभी अपनी बेटी को दोबारा नहीं देख पाऊंगा। फिर भी अब जो जिंदगी बची है उसे मैं अपने तरीके से जी सकता हूँ। और इसी के साथ द श्रिंकिंग मैन की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।